चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो क्लास ट्वेल्थ का हम लोग का बाबू ये फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग पढ़ने किसके वाले में है, तो पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका एक कंप्लीट यूनिट होगा। ठीक है, जिस यूनिट में होंगे कुल मिलाकर के 3 अलग अलग चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गॉस लॉ। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका कैपेसिटर। सो ये 3 अलग अलग चैप्टर मिला कर करके एक कंप्लीट यूनिट बनता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। क्लियर है, चार्ज का नेचर और चार्ज का बिहेवियर। ठीक है, अगर चार्ज के बारे में हम लोग सिंपल कहें तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज समथिंग, इट इज समथिंग, है ना, समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर, एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच, है ना, इट ईदर exerts or experiences electrostatic force, या due to which it either exert or experiences electric force or magnetic force, है ना। चार्ज क्या है, समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पे या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो वो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा या फिर वो एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। अब चार्ज की अवस्था के आधार पे, क्लियर है, पढ़ाई को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चार्ज की कुल पढ़ाई, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जहां पे आप जो है पढ़ते हो, जहां पे आप पढ़ेंगे जो चार्ज है, क्लियर है ना, जो चार्ज है, चार्ज इन रेस्ट के बारे में। क्लियर है। और दूसरा भाग है जिसमें आप पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन के बारे में। आगे बात समझ में, चार्ज इन रेस्ट और चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी पढ़ाई जो है बाबू वो कही जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है। और अगर वही चार्ज मोशन में है तो उसकी पढ़ाई कही जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्लियर है। और ये दोनों मिला करके क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब उसमें कंबाइंड स्टडी हो गया पूरे पूरे चार्ज के बारे में। कहीं कोई दिक्कत। अब देखो चार्ज का बिहेवियर होता कैसा है। अगर आप समझें कि ई वेक्टर जो है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और बी वेक्टर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो अगर जो है बाबू, है ना, अगर चार्ज रेस्ट में है, समझते चलना, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर है। उस केस में ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट
magnetic field and also will not, है ना, radiate energy. सो अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस केस में वो क्या होगा, उस केस में उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेगा. क्लियर है. दूसरा, अगर चार्ज जो हो, है ना, चार्ज इज इन मोशन हो, मोशन में भी कौन सा मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वहां क्या होगा कि वहां जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट. क्लियर है. आगे बात समझ में, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. क्लियर है. उस केस में क्या करेगा, उस केस में चार्ज जो होगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. ऑल्सो will produce magnetic field. क्लियर है. but will not radiate energy. क्लियर है. सो अगर चार्ज रेस्ट में है, क्लियर है, तो उस केस में वो क्या करेगा बाबू, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. लेकिन वही चार्ज, क्लियर है ना, अगर वही चार्ज मोशन में आ गया और मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, क्लियर है, तो वो क्या करेगा, वो आपका उस केस में, क्लियर है, उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सॉरी, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. क्लियर है. उसी में अगर आप देखिए थर्ड, कि अगर चार्ज जो हो फिर से इज इन मोशन हो, लेकिन अब की बार उसका मोशन कैसा होना चाहिए, उसका मोशन होना चाहिए एक्सेलरेटेड मोशन. अगर मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी, क्लियर है, वेलोसिटी वो क्या होगी, वो वेरिएबल होगी, कहीं कोई दिक्कत, और एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं होगा. क्लियर है. उस केस में क्या होगा, उस केस में इट विल प्रोड्यूस, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड विल रेडिएट, क्लियर है, एनर्जी. और वो एनर्जी रेडिएट कैसे करेगा, बाय डिस्टर्बिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. बात समझ पा रहे हैं. सो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, चेंज करते जाएगी. उस केस में क्या होगा बाबू, उस केस में वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ वो एनर्जी को भी रेडिएट करेगा. और एनर्जी रेडिएट कैसे करेगा, बाय डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. कहीं कोई दिक्कत. ठीक है. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. तो चार्ज के बारे में हो गया. क्लियर है. अब हम लोग जो पढ़ने आए हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, हम कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच, ठीक है, ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इन विच वी विल स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट. क्लियर है. आगे बात समझ में. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज इन रेस्ट के बारे में. बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज इन रेस्ट में पढ़ेंगे, मतलब चार्ज का बिहेवियर क्या होता है रेस्ट में, उन सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे. क्लियर है. अब देखो बाबू, समझो ध्यान से, दुनिया में कोई भी चीज किससे बनी है,
मैटर से, है ना, कोई भी चीज किससे बनी है, मैटर से। क्लियर है। हम कहते हैं कि एनीथिंग, ठीक है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सो दुनिया में कोई भी चीज जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या है, मैटर। क्लियर है। अब देखो यहां समझो कि जो मैटर है ना, मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है। क्लियर है। तो मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाबू या तो एटम है, या फिर मॉलिक्यूल्स है, या फिर आयंस है। जैसे मान लो गोल्ड चेन है, तो गोल्ड चेन बना हुआ है गोल्ड के एटम से। सिल्वर का चेन है, वो बना हुआ है सिल्वर के एटम से। अगर हम पानी की बात करें तो पानी बना हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अगर हम नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो वो बना हुआ है सोडियम आयन क्लोरीन आयन से। क्लियर है। सो ये बेसिकली इन सब चीजों से मैटर बना है। क्लियर है। अब देखो, अगर हम सबसे नीचे चले जाएं तो एटम से ही सब बना है। क्लियर है। और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आ गई बात समझ में। सो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिल कर करके न्यूक्लियस फॉर्म करता है, इसी के लिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। कहीं कोई दिक्कत? अब अगर आप देखें, समझ पाए, तो कहने का मतलब बाबू यहां यह है कि एटम के अंदर, क्लियर ना, वर्क डन बाय प्रोटॉन जो होता है ना, वो होता है 0। क्लियर है। वर्क डन प्रोटॉन के कारण क्या होता है, 0। सो वर्क डन इज ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे वर्क डन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। सो अगर किसी भी बॉडी को चार्ज देना है तो उसके लिए भी रोल प्ले कौन करेगा, उसके लिए भी रोल प्ले इलेक्ट्रॉन ही करेगा। क्लियर है। सो अब अगर आप देखें, समझिए ध्यान से, अब मान लो कि हमारे पास कोई मैटर है, कोई एटम है, समझो ना, पहले एटम है। तो एटम अपने फ्री स्टेट में न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है ये, क्योंकि उसका Ne उसके Np के बराबर है। क्लियर है। अगर इसको चार्ज देना है, समझो, अगर इसको चार्ज देना है, क्लियर है, तो हमें इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना होगा। इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना होगा। और क्योंकि सारा का सारा वर्क डन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन के साथ ही छेड़छाड़ करनी होगी। क्लियर है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्लियर है। एक ऑप्शन में जिसमें हम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दें, अलग अलग मेथड जैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे, या हम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन का ऐड करा दें। क्लियर है। यहां क्या हुआ, ये बेसिकली ये जो जगह हुआ, क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जगह हो गई जहां पे हुआ क्या, आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकला, उस केस में Ne जो है वो लेस देन क्या हो गया, Np,
और उसके कारण बॉडी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, उस केस में हो गया Ni ग्रेटर देन Np, और उस केस में चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। क्लियर है? सो अगर आप देख पा रहे हैं, क्लियर है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज हम लोगों ने देखा, क्लियर है, उसमें किसी भी बॉडी को अगर चार्ज देना है तो हमारे पास क्या तरीका है बाबू, कि अगर उसको चार्ज देना है, क्लियर है ना, सॉरी, अगर उसको चार्ज देना है तो या तो किसी भी तरह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को आप निकालिए, क्लियर है, किसी भी तरह से उसमें आप इलेक्ट्रॉन को निकालिए, क्लियर है, या फिर आप उसमें से किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, कहीं कोई दिक्कत। अब जब इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, समझना क्या क्या होगा, क्लियर है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उस केस में Ni लेस देन Np हो गया, बॉडी हो गई पॉजिटिव चार्ज, और उस केस में Q जो कि चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्या हो गया, N, जहां पे N क्या होगा, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। क्लियर है? अगर इसके अंदर जो है किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन आ गया तो Ni हो जाएगा ग्रेटर देन Np, बॉडी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज्ड, और उस केस में भी Q प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा, N, और यहां पे N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। आगे बात समझ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है Q प्रोपोर्शनेट N, सो Q बराबर प्लस माइनस Ne, क्लियर है, जहां पे वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईदर गेन और लॉस, क्लियर है, और E जो हो गई वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू बाबू क्या हो गई, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? सो देख लो फिर से, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लियर है, चार्ज हुआ पॉजिटिव, Q बराबर क्या लिखेंगे, प्लस Ne, बॉडी में से किसी तरह से इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज हो गया निगेटिव, Q बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस Ne, कहीं कोई दिक्कत? सो प्लस Ne और माइनस Ne। सो अगर आप देखिएगा ध्यान से, सो अगर हमको किसी भी बॉडी को चार्ज देना है, क्लियर है ना, तो एक सिंपल सा चीज है कि अगर हमको बॉडी को चार्ज देना है, क्लियर है, अगर हमको बॉडी को चार्ज देना है तो हमको क्या करना होगा बाबू, हमको उस केस में उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए या तो किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, निकालेंगे, या हम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अब चलते हैं आगे, ठीक है। सो अब ये देखो, चार्ज जो है हमारे पास, क्लियर है ना, अब जाकर के चार्ज जो है हमारे पास अब दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज हो गए हमारे पास, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचिए कि अगर अभी कोई एटम न्यूट्रल है, ठीक है, अभी कोई एटम क्या है, न्यूट्रल, Ne बराबर Np है, अब इसको चार्ज देना है, सबसे कम इसमें से या सबसे कम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का इन या आउट करा सकते हैं चार्ज देने के लिए, तो सबसे कम इसमें है
कि आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालवा दो सबसे कम, या फिर आप इसमें सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। यही दो ऑप्शन है। सबसे कम क्या कर सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन को निकाले या तो एक इलेक्ट्रॉन डाले। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये जो बॉडी है पॉजिटिव चार्ज हुई और उसकी वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम पॉजिटिव। समझ रहे बात? एक इलेक्ट्रॉन के डालने से बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और वो वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कहीं कोई दिक्कत? ये सबसे कम है। फिर अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज जो हम बोलते हैं, क्लियर ना, हम कहेंगे यहां पे कि दी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, इज द चार्ज, ठीक है, ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। The least possible value of charge is the charge due to 1 electron, either the body, ठीक है, gains और लॉस। कहीं कोई दिक्कत? सो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है बाबू? चार्ज ड्यू टू एक इलेक्ट्रॉन, चाहे बॉडी गेन करे चाहे बॉडी उसको लॉस कर दे। कहीं कोई दिक्कत? सो 1.6 इंटू 10 का पावर -19, क्लियर? ये सबसे छोटा वैल्यू हुआ प्लस माइनस में, है ना? ये वैल्यू प्लस माइनस सबसे छोटा हुआ, क्लियर? अब आपको बोल दे, ठीक है ना, कि जैसे देखो 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा कि सर इसमें सबसे बड़ा पावर जिसका ज्यादा है, तो आप बोलिएगा कि 10 का पावर 4 बड़ा है 10 का पावर 3 से, 10 के पावर 2 से, 10 के पावर 1 से। कहीं कोई दिक्कत? लेकिन अगर ऑर्डर हम कुछ ऐसा लिखें, क्लियर है, जैसे यहां लिखा रहे 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, इस तरह से हम लिखें, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा है जिसका पावर सबसे कम है, मतलब 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4। क्लियर है? सो अगर समझो आप, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, तो 10 के पावर -19 से स्मॉल वैल्यू पे चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। बोलो बाबू, क्लियर है? उससे छोटे पे चार्ज पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं बात आप? सो अगर किसी को मान लेते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे किसी को चार्ज दिया हुआ है 10 का पावर -20, जैसे लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 का पावर -20, -19 से क्या है? छोटा है। -19 से छोटा संभव है नहीं, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि ये वाला जो चार्ज है बेसिकली ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगली बात समझ में, ये चार्ज पॉसिबल नहीं। कहीं कोई दिक्कत? याद रखना है जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो चार्ज ड्यू टू एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे बॉडी गेन करे चाहे बॉडी करे लॉस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब बॉडी के पास चार्ज आता है तो क्या सब होता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। सो अब ये जो है ना, क्लियर हो गया कि हमारे पास दो तरह के चार्ज हो गए, प्लस और माइनस।
तो देखा गया कि प्लस और प्लस जो चार्ज है उसके बीच में हुआ रिपल्शन। क्लियर है? माइनस और माइनस जो चार्ज है उसके बीच में भी क्या हुआ बाबू? उसके बीच में भी हुआ रिपल्शन। क्लियर है? प्लस और माइनस चार्ज के बीच में हुआ अट्रैक्शन। क्लियर है? प्लस हो या माइनस हो और सामने एक न्यूट्रल हो तो आप देखेंगे कि उसके बीच में भी क्या हुआ? उसके बीच में भी हुआ अट्रैक्शन। क्लियर है? सो क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, है ना, बिटवीन सिमिलर नेचर, क्लियर है, ऑफ चार्ज, ठीक है, बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज repulsion exist and between dissimilar nature of charge attraction exist। कहीं कोई दिक्कत? सो अगर चार्ज का नेचर क्या है? सिमिलर है तो उनके बीच में रिपल्शन होना है, और लेकिन अगर चार्ज का नेचर क्या है बाबू? डिसिमिलर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अलग अलग नेचर है तो उसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। कहीं कोई दिक्कत? सो ये नेचर ऑफ फोर्स हो गया आगे जाकर के। अब देखो क्या सब होगा। क्लियर है ना? अब देखो अगर तुम ध्यान से, क्लियर है ना, जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, ठीक है, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मास, केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कि द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो अगर मान लो कि X कोई एटम है, Z उसका एटॉमिक नंबर है, A उसका मास नंबर है। क्लियर है? तो उस केस में क्या सब होगा? एनी जो, पहले इसको यहां लिख सकते हैं, उस केस में Z जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? और A जो है इसका मास नंबर है। क्लियर है? तो अगर यहां देखिए ध्यान से, तो अगर A इसका एटॉमिक नंबर है और सॉरी Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है ना, तो उस केस में क्या होगा बाबू? गौर करना, उस केस में Z बराबर Ne होगा और वही Np के बराबर होगा। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन A माइनस Z कर देंगे तो ये तुमको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहीं कोई दिक्कत? क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है? तो जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, है ना, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि एटम का मास mx जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? मतलब A माइनस Z mn हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन का मास है, प्लस में ZMP हो जाएगा। समझिए इस बात को, क्या बोल रहे हैं हम? समझिए, केमिस्ट्री के अंदर जो मास ऑफ एटम है वो प्राइमरी किसके कारण है? मुख्य रूप से किसके कारण है? वो मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मास को, इग्नोर किया हुआ है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? लेकिन इन फिजिक्स, अब समझो ध्यान से, लेकिन इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉन के मास को भी
इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसीडर करना है। कहीं कोई दिक्कत? तो उस केस में मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड एम पी, प्रोटॉन का पूरा मास, ए माइनस जेड एम एन, न्यूट्रॉन का पूरा मास, प्लस जेड एम ई, जहां पे एम ई किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का मास। कहीं कोई दिक्कत? सो जब भी आप फिजिक्स में बात करिएगा बाबू, तो फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि इन फिजिक्स यू हैव टू कंसीडर, ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? अब देखिए क्या सब होता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहां पे देखो कि एक बॉडी था, न्यूट्रल था, एनई उसके एनपी के बराबर था, क्लियर। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, निकला, जिसके कारण ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। कोई दिक्कत? पॉजिटिव चार्ज हुई तो उसमें इसका एनई क्या हो गया? एनपी से कम हो गया, क्लियर है। सो जो इसका मास है ना, मास स्लाइटली पहले के मुकाबले स्लाइटली डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन के कमी होने के कारण। और क्योंकि अंदर में पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर में रिपल्सन हो गया, तो रिपल्सन के कारण क्या होगा? साइज इंक्रीज कर जाएगा स्लाइटली। सो ये सब याद रखिएगा कि जब भी किसी भी बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो रहा है, तो उसका मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, और जो साइज है वो साइज उसका स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज क्यों करेगा? कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा ड्यू टू रिपल्शन। अंदर में उसके रिपल्शन होगा, उसके कारण क्या होगा बाबू? उसका साइज बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए फिर से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्लियर है, न्यूट्रल है, फिर से उसका एनईएनपी के बराबर ही माना जाएगा, क्लियर है। अब जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन होने से बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, उस केस में एनई एनपी से ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो इसका मास है ना, मास स्लाइटली क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ है। फिर से अब अंदर में इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन के कारण भी अंदर में रिपल्शन होगा, क्लियर है। तो उस रिपल्शन के कारण भी बाबू ध्यान दीजिएगा आप, उस रिपल्शन के कारण भी जो इसका साइज है ना, साइज इसका इंक्रीज करेगा स्लाइटली, क्लियर है। और रीजन क्या होगा? फिर से वही रीजन होगा, ड्यू टू रिपल्शन, क्लियर है। सो चाहे बॉडी के ऊपर आए नेगेटिव चार्ज, चाहे बॉडी के ऊपर आए पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा सर? ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? दोनों ही केस में साइज उसका बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास थोड़ा कम जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के आने से मास थोड़ा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा, मास बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा, मास घट जाएगा, लेकिन साइज दोनों केस में आपको जो है बाबू यहां पे बढ़ेगा। कहीं कोई दिक्कत है ना? सो ये सब चीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक जो है एक दो नंबर का न्यूमेरिकल जो आप देखिएगा बाबू, एक दो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बना दिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए इसको यहां तक एक बार आप नोट कर लीजिए। ये हो गया बॉडी को जब चार्ज देंगे तो क्या सब चीजें चेंज होंगी। अब देखिए एक फॉर्मूला जो हमारे पास अभी बना वो था Q बराबर प्लस माइनस एन, ठीक है।
Q बराबर प्लस माइनस NE, कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे, है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। क्लियर है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला जो मेथड है बाबू वो है चार्जिंग, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? दूसरा जो मेथड है वो है आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है? सो ये तीन मुख्य कॉमन मेथड है चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज देने के लिए, है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में। थोड़ा गौर से सुनिएगा क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है ना बाबू, ये मोस्ट इफेक्टिव है किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। पहला बात समझिए, मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंसुलेटर्स। कहीं कोई दिक्कत? सबसे अधिक इसमें किसको देखा गया? इंसुलेटर। जैसे एक प्लास्टिक रॉड होगा, प्लास्टिक रॉड, फिर एक क्लॉथ होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मुख्य रूप से किसके लिए है? इंसुलेटर के लिए। अब देखो क्या होता है फ्रिक्शन में, जैसे दो अलग अलग मटेरियल बॉडी है। क्लियर है? मान लो ये है बॉडी 1 और ये हो गया दूसरा जो कि हो गया बॉडी 2। तो अलग अलग मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है कि एक मटेरियल ऐसा होगा ना, जैसे मान लो ये बॉडी 1 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस बॉडी की प्रॉपर्टी ही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मटेरियल होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन वीकली। आ गई बात समझ में? एक मटेरियल क्या करेगा बाबू? होल्ड किए होगा इलेक्ट्रॉन वीकली, और एक जो है होल्ड किए हुए होगा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग जो बॉडी है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग है। क्लियर है? कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को वीकली, मतलब बहुत ढीला तरह से होल्ड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसको बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। क्लियर है? अब जब हम इस बॉडी को रब करते हैं ना, तो रब करते हैं तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है। आ गई बात समझ में? मैकेनिकल एनर्जी चेंज होने के कारण जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को वीकली होल्ड किया है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन इन करता है। आ गई बात समझ में? जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? वीकली पकड़ के रखा है, जब रब करेंगे तो रब करने के दौरान इसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा, और मैकेनिकल एनर्जी चेंज होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में समा जाएगी। मतलब एक बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, और दूसरी बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है? तो जो बॉडी, क्लियर है ना, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो बॉडी हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो जाएगा आपको नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? सो फ्रिक्शन से आप देख रहे हैं कि व्हेन टू बॉडी आर रब्ड, जैसे अभी देखो ना, प्लास्टिक रॉड और ग्लास, प्लास्टिक रॉड और क्लॉथ को रब किए, जिससे प्लास्टिक रॉड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इट गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, अ क्लॉथ गेट्स निगेटिवली चार्ज्ड। कहीं कोई दिक्कत? एक बॉडी पॉजिटिव हो गई और दूसरी बॉडी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई।
ठीक है। फ्रिक्शन से जब भी होगा तो फ्रिक्शन में दोनों बॉडी के पास चार्ज आएगा। क्लियर है? एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। कहीं कोई दिक्कत? और क्योंकि फ्रिक्शन मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए है? इंसुलेटर के लिए है। मोस्ट इफेक्टिव इंसुलेटर के लिए है। तो उस केस में क्या होगा बाबू, समझना ध्यान से। जब आप फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज करेंगे, मोस्ट इफेक्टिव इंसुलेटर के लिए है। सो इंसुलेटर क्या करता है? चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है। सो द चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेटर। आगे बात समझ में? ऑर्डर ऑफ चार्ज जो होगा, क्लियर है, ऑर्डर ऑफ चार्ज बाई फ्रिक्शन जो होगा, क्लियर है, वो होगा 10 का पावर -9 कूलम। बात को समझिए। ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 10 का पावर -9 कूलम। उससे ज्यादा चार्ज आप बॉडी को फ्रिक्शन से नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन में दोनों तरह का चार्ज पैदा हुआ, इसी के लिए उस प्रक्रिया को हम लोग, क्लियर है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। याद रखना है, पेयर प्रोडक्शन। सो बॉडी क्या होगी? एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा, और इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर जो है, मान लो कि इस बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो दूसरा बॉडी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लॉस करने के कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो वो हो जाएगा 10, जो कि n हो गया, और 1.6 इंटू 10 का पावर -19, जो कि हो जाएगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। इसने गेन किया है, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। बात समझ में आ रहा है? सो चार्ज बाय फ्रिक्शन यही है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ चार्ज समझिएगा, ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन इज 10 का पावर -9 कूलम। क्लियर है? सो ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन कितना है? 10 का पावर -9 कूलम। इससे ज्यादा चार्ज आप बॉडी को, समझिएगा, इससे ज्यादा चार्ज आप बॉडी को दे ही नहीं सकते हैं। किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। समझ रहे हैं बात? कहीं कोई दिक्कत? सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब चार्जिंग बाय कंडक्शन मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। आगे बात समझ में? ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंडक्टर्स। क्लियर है? जो कि चार्ज को फ्लो होने देता है। बात समझिएगा, ये मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए है बाबू? कंडक्टर के लिए है, क्योंकि चार्ज को फ्लो उसमें से होने देता है। अब कंडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले कंडक्शन में एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। समझना, एक बॉडी क्या है बाबू? आपका न्यूट्रल है। ठीक है? और एक बॉडी है जो कि पहले से ही चार्ज्ड है। अगली बात समझ में? हेवीली चार्ज्ड है वो बॉडी। क्लियर है? अब अगर हम कंडक्शन में इसको इससे टच करें, क्लियर है, तो द चार्ज है ना, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल जो कि इसका है, टू लो पोटेंशियल
जो कि इसका है, क्लियर है। चार्ज क्या होगा, इसमें से फ्लो करेगा, एक बॉडी से क्या होगा दूसरे बॉडी में फ्लो होगा, जिसके कारण इस बॉडी का चार्ज कमेगा और उतना ही चार्ज दूसरे बॉडी पे इवॉल्व होगा। आगे बात समझ, जितना कमेगा उतना ही इस पे इवॉल्व होगा। कहीं कोई दिक्कत? इस प्रक्रिया को चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप देख रहे हैं कि आपने जो बॉडी लाया, क्लियर है, जैसे अभी यहां पे आपने क्या किया, आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाया तो पॉजिटिव बॉडी चार्ज हुआ। अगर आप यहां पे, क्लियर है, आप यहां पे जो है बाबू एक निगेटिव चार्ज लाते, क्लियर है, उसको एक न्यूट्रल बॉडी से टच करते, क्लियर, टच करने से क्या होता है, फिर से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता और उस कारण से ये वाली बॉडी निगेटिव चार्ज ही रहती और दूसरी वाली भी निगेटिव चार्ज हो जाती। कहीं कोई दिक्कत? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, चार्ज एक बॉडी से, क्लियर है, हम लिख देते हैं चार्जिंग बाय, सॉरी, चार्जिंग बाय, है ना, कंडक्शन में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर जाता है, क्लियर है। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। अब देखो, समझो ध्यान से, क्लियर है। अगर बॉडी आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो, ये और ये बिल्कुल एक सामान्य हो, क्लियर है, तो हम बोलेंगे, ठीक है, अगर बॉडी आइडेंटिकल हो, क्लियर है, आइडेंटिकल हो, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बराबर होगा, क्लियर है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो ये बॉडी, क्लियर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज था, ठीक है, और अभी ये दूसरी बॉडी है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल है, क्लियर है। तो जैसे ही आइडेंटिकल है, आफ्टर, है ना, कंडक्शन, कंडक्शन के बाद, क्योंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, चार्ज बराबर बटेगा, क्लियर है, तो ये वाली बॉडी का चार्ज हो जाएगा Q/2 और दूसरी बॉडी के ऊपर उतना ही चार्ज Q/2 इमर्ज कर जाएगा। आगे बात समझ में। सो क्या बोले हमने बोला कि अगर बॉडी आइडेंटिकल हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा, लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी आइडेंटिकल ना हो तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? क्या लिखे बाबू, अगर बॉडी आइडेंटिकल ना हो तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। चार्ज तब तक फ्लो करेगा, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक, है ना, जब तक, समझना ध्यान से, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल
बराबर ना हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? बात है कि अगर कंडक्शन में एक बॉडी के पास चार्ज होगा, दूसरा बॉडी न्यूट्रल होगा, क्लियर है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करेंगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज चला जाएगा, क्लियर है। अगर बॉडी आइडेंटिकल होगा तो उस केस में चार्ज दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जैसे ये Q था, ये आइडेंटिकल था दोनों, ये क्या है यहाँ पे, ये आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है, कंडक्शन के बाद दोनों को बराबर बराबर चार्ज मिला, क्लियर है। लेकिन अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, क्लियर है, अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे देखो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसके पास Q, क्लियर है, 1 चार्ज है, आ गई बात समझ में, और उसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है। एक दूसरी बॉडी है, देख रहे हो दोनों का आकार अलग अलग है, क्लियर है, इसके पास भी मान लेते हैं Q2 चार्ज है और इसका पोटेंशियल V2 है, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल है नहीं है। तो उस केस में आफ्टर जो है ना, आफ्टर कंडक्शन, क्लियर है, दोनों का चार्ज तो अलग अलग होगा, क्लियर है, लेकिन पोटेंशियल इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसके पास कुछ Q1 डैश चार्ज बचेगा, इसके पास कुछ Q2 डैश चार्ज होगा, लेकिन अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, पोटेंशियल बराबर होगा उस केस में। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद आते हैं नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी होती है जो कि न्यूट्रल होती है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका Ne इसके Np के बराबर है। अब हम इसके बगल में क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी लाते हैं, लेकिन इससे हम इसको टच नहीं करते। ऐसा करने से क्या होगा समझिए, एक चार्ज बॉडी लाए लेकिन इसको टच नहीं किए, तो ये चार्ज बॉडी ने अपोजिट चार्ज को अपनी ओर खींचा और सिमिलर चार्ज को क्या किया, रिपेल कर दिया। आ गई बात समझ में? सिमिलर चार्ज को रिपेल कर दिया, इससे चार्ज क्या हो गया, अलग अलग हो गया। चार्ज को अलग अलग करने की प्रक्रिया पोलैरिटी ऑफ चार्ज के नाम से जानी जाती है। समझ लो बात, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया चार्ज को, एक तरफ पॉजिटिव अलग कर दिया, एक तरफ नेगेटिव अलग कर दिया, क्लियर है। इसको हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं, क्लियर है। अब मान लो फिर से इसको हम हटा दिए, वापस फिर से मिक्स कर गया, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा, लेकिन ऐसे ही रखे हुए रहे, क्लियर है, समझो बात। इसी तरह से हमने इसको, ये पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखे रहा, नेगेटिव को इसने खींचा, पॉजिटिव को रिपेल किया, और ऐसे करते हुए हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी, क्लियर है। तो ग्राउंडिंग करने से क्या हुआ कि इसको तो पकड़ के रखे हुए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको तो पकड़ के रखे हुए, लेकिन इसको रिपेल कर रहा है। ग्राउंडिंग करने से क्या हुआ कि ये जो एक्सेस चार्ज है इट फ्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड में फ्लो हो गया, जिसके कारण अब इसमें क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, एंड द बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। आ गई बात समझ में? अगर वही इसमें प्लस की जगह माइनस लाते, प्लस को पकड़ता और माइनस को रिपेल करता, ग्राउंड करते, एक्सेस चार्ज फ्लो टू द ग्राउंड हो जाता। आ गई बात समझ में? सो ये जो आप मेथड देख रहे हैं, ये मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर है। ये मेथड क्या कहलाता है बाबू आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर ना। ये मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अब अगर आप देखिए तो
चार्जिंग बाई, है ना, चार्जिंग बाई इंडक्शन जो होगा उसमें जो Q होगा, Q इंड्यूस्ड, ये चार्ज को क्या बोलेंगे, इस चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। जो चार्ज इस पे आ गया उसको क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। इसकी मदद से आया है, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो Q इंड्यूस्ड जो होगा इज इक्वल टू Q इंड्यूसिंग, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। क्लियर है? जहां पे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? यहां तक नोट कर लीजिए।